अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए टॉप 25 साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम से भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास का जो है PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना होगा। तो चलिए बच्चों, चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का प्रदीप्त भाग कौन सा है? मोमबत्ती की ज्वाला का जो प्रदीप्त भाग होता है ना, वो कौन सा होता है? मध्य क्षेत्र या सबसे आंतरिक भाग या संपूर्ण ज्वाला या बाह्य क्षेत्र? बिल्कुल फास्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य क्षेत्र, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। अब देखिए बच्चों, मध्य क्षेत्र क्या है ये? तो देखिए, मोमबत्ती के ज्वाला के मध्य में पीले रंग वाले भाग को ही क्या कहा जाता है? मध्य क्षेत्र कहा जाता है। और यह भाग जो है आंशिक दहन वाला भाग कहलाता है और इसी को जो है प्रदीप्त भाग भी कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं मध्य क्षेत्र क्या है बच्चों। तो मोमबत्ती के ज्वाला के मध्य में देख पा रहे हैं आप लोग, पीले रंग वाले भाग को ही मध्य क्षेत्र कहा जाता है और यह भाग आंशिक दहन वाला भाग होता है ना, और इसी को प्रदीप्त भाग भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग बच्चों फिगर में देख सकते हैं। फिगर में देखिए, सबसे ऊपर वाला जो होता है वो पूर्ण दहन वाला भाग होता है। पूर्ण दहन वाला भाग होता है, इसे बाह्य क्षेत्र कहते हैं और ये नीले रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद मिडिल में आ जाइए। मिडिल में देख सकते हैं आप लोग, आंशिक दहन वाला भाग है और इसको मध्य क्षेत्र वाला भाग कहा जाता है या फिर इसी को प्रदीप्त भाग भी कहा जाता है। और ये कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है। इसके बाद सबसे नीचे आ जाइएगा तो यहाँ बिना दहन वाला भाग है ये, और ये कैसा क्षेत्र होता है? ये आंतरिक क्षेत्र होता है और ये किस प्रकार नजर आता है? काला रंग का होता है। ठीक है, हाँ जी, तो इस प्रकार जो है हमने चारों ऑप्शंस को समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है? कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है? ऑप्शन है नायलॉन, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी है वल्कनीकृत रबड़, ऑप्शन सी है टेरिलीन। जल्दी से जवाब देना है, प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देंगे। कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है? नायलॉन, रबड़, वल्कनीकृत रबड़ या फिर टेरिलॉन? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है? तो रबड़। ठीक है, बात करेंगे स्टूडेंट नायलॉन की, तो ये क्या है? ये कृत्रिम पॉलीएमाइड है। ये क्या है बच्चों? ये कृत्रिम, लिखना चाहो लिख सकते हो, यह एक कृत्रिम पॉलीएमाइड है। ठीक है, ये कृत्रिम पॉलीएमाइड है। ठीक है, याद रखना है। और यदि अब हम लोग बात करें स्टूडेंट टेरिलीन की, तो ये क्या है? तो ये एक फैब्रिक एवं सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है। ठीक है, क्या है ये एक फैब्रिक एवं सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है। ठीक है, हाँ जी, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है? तो ये रबड़ ही है। ऑप्शन बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक क्लोरोफॉर्म कहलाता है? कौन सा यौगिक क्लोरोफॉर्म कहलाएगा? CH2Cl2 या CHCl3 या CCl4 या CH3Cl? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। प्रत्येक विद्यार्थी जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो यहाँ CHCl3 ये यौगिक जो है क्लोरोफॉर्म कहलाता है, याद रखना है। और इसको हम लोग बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। इसी को जो है ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे
CCl4 के बारे में, तो ये क्या है, तो ये बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब यदि बात करेंगे CH3Cl की, तो ये क्या है, ये बच्चों क्लोरोमीथेन है। क्या है, क्लोरोमीथेन है। ठीक है, हाँ जी, लिखना चाहो लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अयस्क सिडेराइट कहलाता है? इन चारों में से कौन सा अयस्क है जिसको हम लोग सिडेराइट के नाम से भी जानते हैं? पहला ऑप्शन है FeCO3, दूसरा ऑप्शन है Fe3O4, तीसरा ऑप्शन है CuFeS2, चौथा ऑप्शन है Fe2O3। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आंसर करना है, प्रत्येक स्टूडेंट जवाब देंगे। वेरी गुड। तो यदि आपने जवाब दिया है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, FeCO3 को जो है सिडेराइट कहते हैं, इसको सिडेराइट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, तो इसका केमिकल नेम होगा बच्चों आयरन कार्बोनेट। क्या होगा, आयरन कार्बोनेट। लिखना चाहो लिख सकते हो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये प्रश्न। ठीक है, क्या है ये, आयरन कार्बोनेट है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे Fe3O4, तो इसको क्या कहते हैं, इसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, आयरन ऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, हाँ जी। अब बात करेंगे यहाँ पे CuFeS2 को, तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, कॉपर आयरन सल्फाइड। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम क्या है बच्चों, कॉपर, इसको क्या कहते हैं, कॉपर आयरन सल्फाइड। ठीक है, कॉपर आयरन सल्फाइड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे Fe2O3 के बारे में, यहाँ पे बात करेंगे Fe2O3 के बारे में, तो ये क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का जो है केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना है, केमिकल नेम भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, वायु के अनुपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, यानी ZnCO3 हिट देंगे इसको, तो ZnO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगी, और इसको कहते हैं, क्या कहेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे बोल क्या रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में यदि ZnCO3 को हिट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा ZnO प्लस CO2 में। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, अगर वायु की अनुपस्थिति में ZnCO3 को हिट देंगे तो ये इसमें ब्रेक हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेरी गुड, क्या कहेंगे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी यानी निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी यानी निस्तापन कहते हैं इस प्रक्रिया को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, दिया है C+O2 जब रिएक्शन करता है तो ये CO2 बन जाता है और साथ ही साथ 385 किलो जूल ऐड हो जाता है। इसके बाद परमाणु भार कार्बन का दे रखा है 12, ऑक्सीजन का 16 दे रखा है। तब उसके बाद पूछा है स्टूडेंट कार्बन का कैलोरी मान कितना होता है। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट इस प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पे कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12 है। तो यहाँ पे कार्बन जो है ना, ये 12 ग्राम आपको दे दिया है क्वेश्चन में। कार्बन कितना दे दिया है, 12 ग्राम दे दिया गया है, लेकिन इसको केजी में बदलना होगा। तो केजी में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग 1000 में भाग दीजिएगा, 12 में 1000 से भाग दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.012 kg। ठीक है, हाँ जी। तो कार्बन को केजी में लाना होगा, तो केजी में इतना आ जाएगा। तो बस अब बन चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है कि कार्बन जो है ना, ये 0.012 kg है, इतना में जो है वो कितना किलो जूल देता है, तो 385 किलो जूल देता है। यानी कार्बन जो 0.012 kg है, इतना में यानी इतना kg का कार्बन जो है कितना किलो जूल देता है, तो ये देता है 385 किलो जूल देता है। तो आप ही बताइए 1 kg कार्बन जो है ये कितना किलो जूल देगा, यानी कार्बन का कैलोरी मान कितना हो जाएगा किलो जूल में। तो बस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, इतने को मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यानी 0.012 kg। ठीक है, ये इतना जो है, इतना kg कार्बन जो है कितना किलो जूल देता है, तो 385 किलो जूल देता है। ठीक है, और फिर 1 kg जो है कार्बन कितना किलो जूल देगा, यही निकालना था। तो करेंगे क्या बच्चों, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से 385, अब देखिए किलो जूल है, इसको जूल में बदलिए। तो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे
और अपॉन में ये जो 0.012 kg नीचे आ जाएगा, 0.012 kg नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतने को सॉल्व कर दीजिए, इतने को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये तकरीबन जो है ना ये आ जाएगा आपका 32 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 kg कार्बन जो है वो कितना इसका कैलोरी मान होगा, है ना, तो ये होगा 32 किलो जूल जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइट क्या है, यानी क्रायोलाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या है इन चारों में से। ऑप्शन है Al2O3, ऑप्शन बी Na3AlF6, ऑप्शन सी है NaAlO2, ऑप्शन डी है AlCl3। बिल्कुल फास्ट प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na3AlF6। ठीक है, और बच्चों ये क्रायोलाइट क्या है, तो ये एक अयस्क है, किसका बताइए, किसका अयस्क है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा नाम क्रायोलाइट और बॉक्साइट, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टूडेंट, क्रायोलाइट और बॉक्साइट, ये दोनों किसके अयस्क हैं, क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट किसके अयस्क हैं, जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल फास्ट। क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट किसके अयस्क हैं, ये किसके ओर्स हैं, तो वेरी गुड, किसके हैं, एल्यूमिनियम के, है ना, याद रखना है, एल्यूमिनियम के। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं, तो क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है। ठीक है, तो बच्चों क्रायोलाइट का तो केमिकल फार्मूला आप लोग जान गए, ये होगा। बॉक्साइट का क्या होता है, बॉक्साइट का Al2O3 होता है, इसको भी जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आ जाता है कि यह एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है, कौन सा, H2O2 या N2O4 या HNO3 या हाइड्रोजन। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट, हाँ जी बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। यानी यह एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है, रॉकेट ईंधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन डी यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करेंगे H2O2 के बारे में, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, क्या होता है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड होता है। ठीक है, H2O2 को कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब इसी प्रकार देखिए HNO3 को क्या कहते हैं, इसको बच्चों नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना प्यारे बच्चों, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तीसरा ऑप्शन है C4H10 और चौथा ऑप्शन है CH4। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इसी टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी प्रश्न जो है ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस दे देगा, कोल गैस दे देगा, प्रोड्यूसर गैस दे देगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको हर एक गैस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी। तो जल्दी से आंसर कीजिए, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी C4H10। जी हाँ दोस्तों, C4H10 जो है ये पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक होता है। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम क्या है, तो इसका ब्यूटेन नाम है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे कोल गैस के बारे में, कोल गैस। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है, काफ़ी बार पूछा है, कोल गैस जो है किन गैसों का मिश्रण होता है, यानी कोल गैस का मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे। तो बच्चों याद रखना है कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। यानी ये तीनों गैसों का मिश्रण ही कोल गैस कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। अब ठीक इसी प्रकार यदि अब मैं पूछूं प्रोड्यूसर गैस, जी हाँ दोस्तों, अब मैं पूछता हूँ प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस जो है ये किन का मुख्य घटक होता है, प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएंगे, प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक यानी द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोड्यूसर गैस,
जी हाँ दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखना है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, N2 हो जाएगा यानी नाइट्रोजन, और प्लस में हाइड्रोजन। तो ये तीनों गैस जो हैं प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक हो जाएंगे, ये तीनों गैस। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की तरफ। यदि क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिए इस वीडियो पे। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एस की गर्म सांद्र HNO3 से अभिक्रिया कराने पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? देखिए ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी दिया हुआ है SO3, ऑप्शन सी दिया हुआ है NO और ऑप्शन डी बच्चों दिया हुआ है NO2। जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला क्या है कि भैया सल्फर, देखिए एस से क्या होता है सल्फर, तो सल्फर का जब रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी एस की गर्म सांद्र पर जो है HNO3 जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कौन सी गैस जो है उत्पन्न होगी, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? तो बच्चों याद रखना है ये कौन सी गैस होती है, NO2 हो जाएगी, यानी NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए बच्चों, ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब हम लोग करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस, उसके बाद बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो? एक बार जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिएगा बच्चों, फिजिक्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 2 समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है जबकि समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी, कितनी होगी? 3, 4, 5 या 2? जल्दी से बताना है बच्चों, बिल्कुल फास्ट। एक वस्तु को 2 समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है और समतल दर्पण जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है ना, तो इससे बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों देखिए यहाँ थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, तो इसका एक सूत्र होता है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? n बराबर 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो n बराबर, अब यहाँ पे 360 है डिग्री अपॉन में थीटा कितना है, 90 है, और -1 कर देना है। तो बताइए तो कितना आ गया? तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 4 में से 1 यानी n बराबर 4 - 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई? तो ये 3 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निर्वात में उष्मा विकिरण की चाल है 1120 मीटर पर सेकेंड या 1,86,000 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, पावर में 8 छूट चुका है, और या फिर दिया है 1100 फीट पर सेकेंड। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पैरामेडिकल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो निर्वात में, जी हाँ दोस्तों, वैक्यूम में जो हीट रेडिएशन का जो स्पीड होता है वो क्या होता है? निर्वात में उष्मा विकिरण की जो चाल होती है वो क्या होती है? वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया ऑप्शन सी यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों अगर आपसे ये भी पूछे निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो भी क्या आंसर दीजिएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो बच्चों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, अच्छा ये 14 नंबर आ चुका है, 13 देखिए पहले। 13 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाँ जी, प्रतिध्वनि इसके कारण सुनाई देती है, यानी इको जिसको कहते हैं, किसके कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन के कारण, या ध्वनि तरंगों का अपवर्तन के कारण, या अनुनाद के कारण, या ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण शक्ति के कारण। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है?
तो बिल्कुल आंसर दीजिए हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। वेरी गुड। यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिध्वनि जो है किसके कारण सुनाई पड़ती है, तो ये सुनाई पड़ती है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के कारण जो है ये प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है ना स्टूडेंट। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 4 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर के दो लेंस एक दूसरे के स्पर्श में रखे गए हैं, संयोजन की फोकस लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी यदि आप लोगों ने 2006 से 2020 तक का पेपर कंप्लीट किया हुआ है तो वहां आपको जो है ये क्वेश्चन 3 से 4 बार मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ संयोजन की फोकस लंबाई निकालनी है, यानी डी निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी ये 4 डायोप्टर है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए और बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, और फिर इसके बाद ये माइनस कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा -2 कर दीजिए। अब इतने को सॉल्व कीजिए तो देखिए तो 4 और यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 4 लिख दीजिए और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो कितना आया 2, तो 2 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 2 स्थानों के बीच की दूरी का पहला आधा एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष आधा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल बता दीजिए। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके मैथ्स में भी पूछा जाता है। कौन से टॉपिक में, तो समय, दूरी और चाल। तो बच्चों मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो ये क्वेश्चन बन चुका होगा अब तक। ठीक है, तो यहाँ कार की औसत चाल निकालनी है। तो बच्चों औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में कुल समय यानी टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी और बटा में कुल समय यानी टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 2 स्थानों के बीच की दूरी का पहला आधा, एक कार 40 किलोमीटर की प्रति घंटा से और शेष जो बचा ना आधा दूरी उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो देखिए बच्चों यहाँ कुल दूरी क्या मान लेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए कुल दूरी क्या हो जाएगा यहाँ पे। बच्चों देखिए होता क्या है कि आधा दूरी जो है ना, आधा दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और आधा दूरी जो है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो कुल दूरी हम लोग क्या मान लें, कुल दूरी 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो कुल दूरी 2x हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर x किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, कौन से स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर बाकी कितना रह गया, x रह गया। देखिए कुल दूरी 2x है, जिसमें से x किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया और बाकी का जो शेष बच गया दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा वो तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इस दौरान उसको समय कितना लगा, तो यही निकालना है, टी निकालना है। तो इतने को सॉल्व कीजिए, तो बच्चों क्या आया, यहाँ से इतने को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी बिल्कुल फास्ट बताइए। तो बच्चों यहाँ 40 और 60 कैल्शियम लीजिएगा तो ये 120 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये प्लस में 2x हो जाएगा, तो ये बराबर में कितना आ जाएगा 5x बटा 120, यानी देखिए कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 5x बटा 120 बराबर में t, यही आया था ना, तो इसको काटेंगे 24 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया x बटा 24 बराबर t, आया इतना आया ना, इतना आ चुका है स्टूडेंट। चलिए तो ये हमारा टाइम निकल गया और कुल दूरी कितना था, तो कुल दूरी आप लोग बोलिएगा सर ये 2x था। तो अब मैं फॉर्मूला क्या बताया था औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, कुल दूरी कितना है 2x है बटा में कुल समय कितना है, तो ये है x बटा 24 है, तो 24 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया, x से x कैंसिल हो गया तो आया कितना 24 दूनी 48,
तो कितना आया औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, अर्धचालकों में धारा इनके द्वारा बहती है। अर्धचालकों में जो धारा है वो किनके द्वारा बहती है? प्रोटॉन, होल या इलेक्ट्रॉन एवं होल या इलेक्ट्रॉन के द्वारा। जल्दी से बता दीजिएगा बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। क्योंकि जब मैंने एक प्रीवियस सेट करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो जल्दी से बता दीजिए, अर्धचालकों में धारा यानी करंट किनके द्वारा फ्लो होता है, किनके द्वारा बहती है? वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन सी देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों अर्धचालकों में धारा जो है इलेक्ट्रॉन एवं होल के कारण बहती है। अब बात करेंगे अर्धचालक के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, बताइए बिल्कुल फास्ट। अर्धचालक के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? मैंने बताया था सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। जर्मेनियम हो जाएगा, है ना, जर्मेनियम, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था गैलियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बच्चों, ये सब जो है अर्धचालक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पैरामेडिकल के प्रीवियस पेपर में रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में होता है, यानी जो रेड एल्गी होता है उसके सेल वॉल में क्या होता है? हाँ जी, लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में क्या होता है? मंड होता है, सेल्यूलोज होता है, काइटिन होता है या फॉस्फोलिपिड होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी देन आपका आंसर सही है। तो लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, ठीक है। हाँ जी, देखिए इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि हरा शैवाल जिसको ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार पूछा जा सकता है कि जो हरा शैवाल होता है उसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है? तो उसकी कोशिका भित्ति में भी क्या होता है बच्चों? सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, याद रखना है। इसी प्रकार एक होता है भूरा शैवाल, ठीक है, ब्राउन एल्गी जिसको कहते हैं, है ना। इसी प्रकार एक होता है भूरा शैवाल, इसकी भी कोशिका भित्ति में क्या होता है? तो इसकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज भी होता है तथा एल्जीन भी होता है। क्या क्या होता है? देखिए सेल्यूलोज भी होता है और साथ ही साथ बच्चों क्या होता है? एल्जीन होता है। क्या होता है? एल्जीन होता है, ठीक है, एल्जीन। तो याद रखना है, भूरा शैवाल की कोशिका भित्ति में क्या होता है? सेल्यूलोज भी होता है और साथ ही साथ एल्जीन भी होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब बात करेंगे स्टूडेंट मंड। ये क्या है? मंड यानी जिसको स्टार्च कहते हैं, ये क्या है? स्टार्च क्या है? तो ये एक पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? यह एक पॉलीसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब स्टूडेंट बात करेंगे काइटिन के बारे में। तो बच्चों एक प्रश्न बन जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जल्दी से बता दीजिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है बच्चों काइटिन, है ना, ये काइटिन से बनी होती है। और साथ ही साथ एक और होता है हेमीसेल्यूलोज। क्या होता है? हेमीसेल्यूलोज होता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है? एक पारितंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है? ऊर्जा का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या पोटेशियम का? यानी पारितंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। पारितंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट सही है ना। तो बच्चों पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है, यानी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव क्या होता है? रेखीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, पित्त वर्णक का मूत्र में उत्सर्जन दर्शाता है। यानी बच्चों
बाइल पिगमेंट का यूरिन में उत्सर्जन होना, ये क्या चीज शो करता है, ये किस बीमारी को दर्शाता है? एनीमिया, डायबिटीज, रिकेट्स या पीलिया? जल्दी से जवाब दे दीजिए बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाँ जी, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी गुड। यदि आपने आंसर दिया ऑप्शन डी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों, पित्त वर्णक का यूरिन में उत्सर्जन, ये जो है पीलिया नामक रोग को दर्शाता है। बात करेंगे पीलिया किसके कारण होता है, बताइए, बैक्टीरिया के कारण या वायरस के कारण? जल्दी से बताइए, जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है ये या विषाणु के कारण होता है? जवाब दीजिएगा बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, पीलिया जो है, पीलिया ये बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण होता है? ये एक जीवाणु जनित रोग है या ये विषाणु जनित रोग है? वेरी गुड स्टूडेंट, ये क्या है? वायरस, यानी ये विषाणु जनित रोग है पीलिया, ठीक है, हाँ जी, बहुत ही अच्छा। अब स्टूडेंट कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये जो पीलिया है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? प्यारे बच्चों, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बच्चों, ये यकृत को प्रभावित करता है, यानी लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है, हाँ जी, याद रखिएगा। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे बच्चों एनीमिया रोग के बारे में। तो एनीमिया जो रोग होता है ना, वो खून की कमी से होता है। होता क्या है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है ना, तो वो एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, हाँ जी, खून की कमी से होने वाला रोग जो है एनीमिया रोग है। बात करेंगे डायबिटीज, तो डायबिटीज जो है ना, ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है ना, डायबिटीज यानी मधुमेह, है ना, कहते हैं ना इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है, यानी मधुमेह होता है। बात करेंगे रिकेट्स, तो ये रिकेट्स जो है ना, ये विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग है। आ रही है बात समझ में? चलिए स्टूडेंट, यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, यानी एक गंधक सल्फर जो है, एक गंधक यानी जिसको सल्फर भी कहते हैं, युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? सीरिन या मिथियोनिन या प्रोलिन या एस्पराजिन? जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है इन चारों में से? वेरी गुड। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों, इसको डायरेक्ट याद कर लेना है कि एक गंधक युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है, तो यह है मिथियोनिन, ठीक है, मिथियोनिन जो है एक गंधक युक्त अमीनो अम्ल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, जीन प्रवर्धन में उपयोगी विकर कौन सा है? जीन प्रवर्धन में उपयोगी विकर कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या अमाइलेज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या टैक पॉलीमरेज? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। जीन प्रवर्धन में उपयोगी विकर कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है या अमाइलेज है या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है या टैक पॉलीमरेज है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोगों का आंसर सही है, ठीक है। तो बच्चों, याद रखना है, क्या याद रखना है कि जीन प्रवर्धन में उपयोगी विकर कौन सा है? टैक पॉलीमरेज है, ठीक है। बात करेंगे स्टूडेंट अमाइलेज का। तो अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है, और ये क्या करता है? ये स्टार्च को क्या करता है बच्चों? ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है ना। अमाइलेज जो है एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में क्या करता है? ब्रेक कर देता है ना, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, टीआरएनए में वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल से जुड़ने में प्रयुक्त होता है। टीआरएनए में वो कौन सा ऑर्डर है जो एक अमीनो अम्ल से जुड़ने में प्रयुक्त होता है? यूएए, सीसीए या यूजीए या डीएचयू? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन आ चुका है बायोलॉजी का। हाँ जी, टीआरएनए में वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल से जोड़ने में प्रयुक्त होता है। तो वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, संघ आर्थ्रोपोडा में वर्गों की संख्या है। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना, इस टॉपिक से, यानी एनिमल किंगडम से हमेशा प्रश्न जो है देखा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए, संघ आर्थ्रोपोडा में वर्गों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर
डी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है, संघ आर्थ्रोपोडा में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 6 होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, ये जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहा। वो कौन कौन से होते हैं 6 वर्ग, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा। तो आप लोग को वीडियो समाप्त हो जाने के बाद, ये क्लास समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात आई है बच्चों आर्थ्रोपोडा की, तो आप लोग को मालूम होगा कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। पूछ लेता है, क्या पूछता है कि जंतु जगत का, प्रश्न रहेगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो ये आर्थ्रोपोडा होता है। याद रखना है, इसमें लगभग जो है ना बच्चों 9 लाख जातियां पाई जाती हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा में। इसमें जो है लगभग 9 लाख जातियां पाई जाती हैं। और यदि बात करें स्टूडेंट, इसका जो बाह्य कंकाल होता है, इसका आर्थ्रोपोडा का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? मकड़ी हो जाएगा, है ना, खटमल हो जाएगा। तो ये सब जो है ना इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सबको अच्छे से जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए इसी तरह से एक होता है एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दूसरा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है, लेकिन जो एनिलिडा है ये दूसरा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन इसकी जड़ों में पाया जाता है। किसकी जड़ों में पाया जाता है? सरसों, सोयाबीन, गाजर, मूली। देखो सब्जी नहीं बेच रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेग हीमोग्लोबिन जो है किनकी जड़ों में पाया जाता है? किसकी जड़ों में पाया जाता है? वेरी गुड, यदि आपने आंसर किया ऑप्शन बी यानी सोयाबीन। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट याद कर लेने ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, शकरकंद किसके समजात होता है ये शकरकंद? चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए है अदरक के, शलजम के, आलू के या अरबी के। बिल्कुल फास्ट, तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, शकरकंद किसके समजात होता है? तो वेरी गुड, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन बी यानी शलजम के, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है शकरकंद जो है ये शलजम के समजात होता है, ठीक है। और बच्चों ये शकरकंद जो है ये क्या है, तना है या जड़ है? जल्दी से बताइए तो ये किस चीज का रूप है, तना है या जड़ है? बिल्कुल फास्ट, तो बच्चों क्या है ये, क्या है बताइए बिल्कुल फास्ट। शकरकंद जो है यानी जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, है ना, स्वीट पोटैटो बोलते हैं, तो ये क्या है, तने का रूप है या जड़ है? तो बच्चों ये क्या है, ये जड़ है। तो याद रखना है शकरकंद जो है एक रूपांतरित जड़ है। और साथ ही साथ देखिए बहुत से आ जाते हैं, जैसे पूछ लेता है कभी कभी आलू जो है किसका रूप है, तने का या जड़ का? तो याद रखना है आलू भी जो है ये जड़ का रूप है। साथ में अदरको जड़ का रूप है। प्याज, बताइए प्याज किस चीज का रूप है? प्याज किस चीज का रूप है बच्चों? तो प्याज जो है ये तने का रूप होता है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास में इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा। और चैनल पे ना हो तो इस चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।